नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये सभी प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा। प्रश्नों का जो प्रकार है वो वन लाइनर है, मतलब कि मैंने प्रश्नों के लिए कोई भी विकल्प नहीं दिया हुआ है, केवल एक लाइन का प्रश्न है, उसका मैं आंसर बताता जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे आंसर बताने से पहले आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न मैंने लिया है, पूरा पाषाण युग का प्रथम उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। तो दक्षिण भारत में एक स्थान है पल्लवरम, तो वहाँ से जो है पूरा पाषाण कालीन एक पूरा स्थल प्राप्त हुआ था, मतलब उपकरण प्राप्त हुआ था पल्लवरम। तो ध्यान रखेंगे पल्लवरम ये दक्षिण भारत में है। यहाँ से जो है पूरा पाषाण युग का प्रथम अवशेष, कोई हथियार वहाँ से प्राप्त हुआ रहा होगा, पत्थर का कोई औजार। तो पल्लवरम, इसको खोजने का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट, ध्यान रखना इस चीज़ को, तो उन्होंने इस चीज़ को खोजा था। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो नर्मदा नदी घाटी, जो मध्य प्रदेश है ना, वहाँ पर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो नर्मदा नदी घाटी में एक स्थान है हथनौरा, तो वहाँ से जो है मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। वैसे इसमें जो है हथनौरा भी आप लगा सकते हो अगर ये है तो, और अगर नर्मदा नदी घाटी है तो वो लगाइएगा, अगर मध्य प्रदेश पूछा हो तो वो लगाइएगा। तो ध्यान रखेंगे, तो हथनौरा जो कि नर्मदा नदी घाटी में अवस्थित है और नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो भीमबेटका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर जो है प्राग ऐतिहासिक काल की बहुत सारी चित्रकला के नमूने देखने को मिलता है भीमबेटका में। तो ध्यान रखना, भीमबेटका में ना पूरा बहुत सारे चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य सर्वप्रथम खोजने का श्रेय जाता है वही रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट जिसने अपना जो पल्लवरम है ना वहाँ से खोजा था, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ध्यान रखना इस नाम को, रॉबर्ट ब्रूस फुट कब खोजा था ये भी इंपॉर्टेंट है, 1863 में। 1863 में दक्षिण भारत के पल्लवरम नामक स्थान पर रॉबर्ट ब्रूस फुट को पहली बार पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाषाण युग के लोगों द्वारा पालतू बनाया गया पहला पशु है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कुत्ता जो डॉग है ना, उसको सबसे पहला इंसान ने अपना पालतू बनाया था, कुत्ते को। ध्यान रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ। पशुपालन का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ। तो ये जो है ना मध्य पाषाण काल, देखिए जो पाषाण काल है 3 भागों में बटा हुआ है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। तो जो मध्य पाषाण काल है वहाँ पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ। स्थान अगर पूछा जाए तो आदमगढ़, ध्यान रखना आदमगढ़ करके एक स्थान है, आदमगढ़, और एक और नाम मिलता है बागौर। आदमगढ़ और बागौर, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, पशुपालन के प्रथम साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जो कि मध्य पाषाणकालीन समय के हैं, आदमगढ़ और बागौर। अगला क्वेश्चन है, मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। मृदभांड मतलब जो मिट्टी के बर्तन है, तो इसके प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो चौपानी मांडो करके कोई स्थान है, तो यहाँ से जो है मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए, चौपानी मांडो। तो ध्यान रखना, यहाँ से जो है प्रथम मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पूछ रहा है, तो मेहरगढ़ है ना, आज का जो बलूचिस्तान है, पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान प्रांत है वहाँ पर है मेहरगढ़। तो यहाँ से जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर जो है गेहूँ जौ आदि की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। ध्यान रखना, मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है कश्मीर से प्राप्त होता है। कश्मीर में एक स्थान है बुर्ज होम, वहाँ से जो है मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है, बुर्ज होम। वहीं अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो रोपड़ जो पंजाब में है, वहाँ से जो है मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। तो पूरा पाषाण काल के संदर्भ में पूछे तो बुर्ज होम, मतलब पाषाण काल के संदर्भ में पूछे तो बुर्ज होम, और सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में पूछेगा तो रोपड़ है। ध्यान रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये कोल्डी हवा जो है ना, आज का जो इलाहाबाद है ना, मतलब इलाहाबाद जिसका नाम अब प्रयागराज हुआ है, तो वही उसी के निकट है कोल्डी हवा। तो वहाँ से जो है
चावल अथवा धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो उत्तर प्रदेश में है ये स्थल कोल्डी हवा। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तांबा। तो तांबा का सर्वप्रथम मनुष्य ने प्रयोग किया, मतलब कि धातुओं में। जो लोहा है वो तो बहुत बाद में आया, लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास में लोहे का प्रयोग शुरू किया गया, लेकिन उससे भी कई वर्ष पहले तांबे की खोज हो गई थी और तांबे का प्रयोग जो है मानव द्वारा किया जा रहा था। महापाषाण काल का संबंध है, तो महापाषाण काल का संबंध दक्षिण भारत से, ध्यान रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया? तो देखिए, मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया? तो वो था जौ। जौ का प्रयोग सर्वप्रथम मानव ने किया, और जो मेहरगढ़ है ना, वहाँ से जौ, गेहूं, इन सब की खेती का साक्ष्य मिलता है, लेकिन प्रथम जो फसल है वो जौ था, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, बोलन घाटी कहाँ स्थित है? बोलन घाटी ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना। ये भी जो है अपना पाषाणकालीन स्थल है बोलन घाटी, तो ये अपने उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्म की आयु गणना के लिए प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? जो जीवाश्म है ना, मतलब कि कोई मृद भांड प्राप्त हुआ, कोई पूरा पाषाणकालीन कोई औजार प्राप्त हुआ, पत्थर का कोई औजार प्राप्त हुआ, तो वो कितने साल पुराना है, ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए एक प्रणाली है जिसको बोला जाता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग, या फिर इसको शॉर्ट में कार्बन डी भी बोला जाता है। कार्बन डी का मतलब होता है डेटिंग, ध्यान रखेंगे। ये जो है अपने इससे जो है निकाला जाता है, मतलब कोई भी वस्तु कितने साल पुरानी है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो पूरा जो इतिहास है ना मानव के शुरुआत से लेकर के अभी तक, तो वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो प्रागैतिहासिक काल, जो पाषाण काल वाला काल है, उसको प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल में जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आता है। उसके बाद ऐतिहासिक काल, जो ऐतिहासिक काल है वो वैदिक काल से लेकर के अभी तक, और जो ऐतिहासिक काल है वो भी 3 भागों में बटा हुआ है, प्राचीन काल, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोलिथ एज किसे कहा जाता है? माइक्रोलिथ एज, तो ये जो है मध्य पाषाण काल को कहा जाता है, माइक्रोलिथ एज। मध्य पाषाण काल में जो पत्थर के छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे, इस कारण से उसको जो है माइक्रोलिथ एज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर ग्रामीण जीवन की शुरुआत होती है। स्थिर ग्रामीण जीवन की शुरुआत कब से माना गया है? तो ये जो है ताम्र युग से माना गया है, ताम्रकांस्य युग से माना गया है स्थिर ग्रामीण जीवन की शुरुआत, या फिर इसको हम लोग जो है नवपाषाण काल भी बोल सकते हैं। नवपाषाण काल में मनुष्य खेती करना शुरू कर लिया था, तो उस समय वो जो है स्थिर ग्राम में जीवन जीना शुरू किया था। इसका आंसर ना नवपाषाण काल ही होगा, ताम्र युग नहीं। उस समय थोड़ा सा नगरों का आना शुरू हो गया था, तो स्थिर ग्रामीण जीवन की शुरुआत जो है नवपाषाण काल, ध्यान रखेंगे, क्योंकि खेती, पशुपालन, अग्नि, ये सब चीज़ों का खोज वो कर चुका था। मिट्टी के घड़े भी बनाता था, यहाँ तक कि पहिए का भी खोज हो गया था, तो वो जो है स्थिर ग्रामीण जीवन जीना शुरू कर दिया था नवपाषाण युग में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय जाता है? तो भारत में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय किनको जाता है? तो ये अपना जो मेहरगढ़ के जो निवासी थे, उन्होंने सबसे पहले कपास उगाया था। इसके अलावा हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को भी इसका श्रेय दे सकते हैं। तो देखिए, जो मेहरगढ़ है ना, वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो कपास के जो खेती के साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ के आसपास भी देखने को मिलते हैं, जो कि सैंधवकालीन हो सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता अथवा मेहरगढ़, इसको हम लोग बोलेंगे, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान किस स्थान से प्राप्त हुए? कच्ची ईंटों के आयताकार मकान, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं कच्ची ईंटों के आयताकार मकान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गर्त आवास किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? गर्त मतलब गड्ढा, तो गड्ढों में आवास किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये बुर्ज होम है। बुर्ज होम वही स्थान जहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है जो मनुष्य था वो गड्ढा खोद करके उसके अंदर अपना घर बनाता था, क्योंकि देखिए वो पहाड़ी इलाका था, ठंडा इलाका था, तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती रही होंगी, तो इस कारण से वो जो है गड्ढा बना करके उसमें रहते रहे होंगे। तो बुर्ज होम यहाँ से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी जी थे हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी जानकारियाँ
प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो इसका संबंध जो है आद्य ऐतिहासिक काल से है। देखिए मैंने अभी बताया कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को बोला जाता है जिसमें लिखित सामग्री तो प्राप्त होती है लेकिन उसको पढ़ पाना असंभव होता है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का संबंध कांस्य से युग से भी है। दोनों ही जो है सही आंसर हैं, आपको विकल्प के अनुसार उत्तर का चयन करना है। तो इसका संबंध जो है कांस्य युग से भी है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। हड़प्पा सभ्यता का आकार किस प्रकार का है? तो हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की जो पूरा स्थल है वो ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसमें अगर रेखा खींचे तो वो त्रिभुजाकार में बनता है। ऊपर में जैसे आप लोग देखोगे तो इधर ऊपर में जो बुर्ज हो जो मांडा है ना, कश्मीर में जो मांडा है सिंधु सभ्यता, उसके बाद दक्षिण में जाएंगे तो दायमाबाद है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। उसके बाद अगर पश्चिम में देखें तो अपना जो आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद इस तरफ सुतका-गेंडोर। तो इस टाइप से ये त्रिभुजाकार कुछ बनता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ये हड़प्पा है, यहाँ ह आना था। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक साक्ष्य। ध्यान रखेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों से ही हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानने समझने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ कहा है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक विद्वान थे, इतिहासकार थे पिगट, तो इसने जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य, विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता। देखिए इतिहास की परंपरा है कि जब भी कोई नई सभ्यता की खोज होती है तो उस सभ्यता के प्रथम साक्ष्य जिस स्थान से प्राप्त हुए होते हैं उसी स्थान के नाम पर उस सभ्यता का नाम रखा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? हड़प्पा से। इसी कारण से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना अधिक उचित होगा। जबकि इस सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास बिखरे हुए हैं, इसी कारण इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता, इतिहास की परंपराओं के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सर्वप्रथम किसने जानकारी दी थी? हड़प्पा सभ्यता के विषय में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? देखिए राय बहादुर दयाराम साहनी, उसने तो हड़प्पा सभ्यता को 1921 में खोजा, लेकिन उससे भी पहले किसी व्यक्ति ने हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी दी थी। उसका नाम है चार्ल्स मैनसन। ध्यान रखेंगे चार्ल्स मैनसन करके एक व्यक्ति था जिसने हड़प्पा सभ्यता के विषय में बहुत पहले ही जानकारी दे दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है इसका नगर नियोजन। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी और इसका जो नगर नियोजन है ना वो बहुत ही बेहतरीन था। तो इस कारण से इसकी जो प्रमुख विशेषता है इसका नगर नियोजन है। और जो नगर नियोजन में जो खास चीज़ थी इनका जल निकास व्यवस्था, जो गंदा पानी है उसको बाहर निकालने की व्यवस्था भी काफ़ी उत्तम थी। अगला क्वेश्चन है सिंधु वासियों की लिपि क्या थी? तो सिंधु वासियों की लिपि क्या थी? भावचित्रात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल कौन सा है? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, आखिर में कौन से स्थल है ये अक्सर पूछा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी पूरा स्थल मांडा जो कि कश्मीर में है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस विद्वान का मत है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता और निवासी द्रविड़ थे? तो ये किसका मत है? बाल गंगाधर तिलक, ये जो है अपने राखाल दास बनर्जी का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता और निवासी द्रविड़ थे। किन्होंने बोला है? राखाल दास बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो उनका कहना है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता और निवासी द्रविड़ थे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में कितनी फसलों को उगाए जाने की जानकारी प्राप्त होती है? तो इनको जो है 9 फसलें उगा के विषय में ये लोग जानते थे, मतलब कि वहाँ से जो पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुआ है तो उनमें से जो है 9 फसलों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता को दुनिया के समक्ष उजागर करने का श्रेय जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को दुनिया के समक्ष उजागर करने का श्रेय जाता है सर जॉन मार्शल को। देखिए जो राय बहादुर दयाराम साहनी हैं, राखाल दास बनर्जी हैं, उन्होंने तो खोजा था, लेकिन जो सर जॉन मार्शल थे उस समय
अपना जो पुरातात्विक विभाग है उसके हेड थे। तो इन्होंने जो है सारा कुछ काम किया। तो हड़प्पा सभ्यता को दुनिया के समक्ष उजागर करने का श्रेय किसको जाता है? सर जॉन मार्शल को। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। बाकी खोजने का श्रेय तो राय बहादुर दयाराम साहनी को ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना कब प्राप्त हुआ? हड़प्पा सभ्यता का मतलब हड़प्पा लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना कब प्राप्त हुआ? तो 1853 में। देखिए मतलब कि जब हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी उससे काफ़ी वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता से संबंधित लिपि का नमूना प्राप्त हुआ था। 1853 में एक इतिहासकार है कनिंघम, तो उनको ये चीज़ प्राप्त हुआ था। ध्यान रखना इस चीज़ को। और सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी किसने दी? तो चार्ल्स मैनसन ने। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सैंधव प्रदेश, यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, सैंधव प्रदेश के लिए सिडोन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सैंधव प्रदेश मतलब कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा वासियों को सिडोन कौन कहते थे? तो जो यूनानी है उनके द्वारा इनको सिडोन कहा जाता था। मतलब कि जो यूनानी लेख है, जो भी उस समय यूनान के जो लेख प्राप्त हुए यूनान में, तो वहाँ पर जो है भारत के लिए सिडोन शब्द का प्रयोग मिलता है। तो उस समय भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु वासियों को ही उन्होंने सिडोन कहा होगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, रावी नदी के तट पर, ये रावी है रवि नहीं है, रावी नदी के तट पर कौन सा पुरा स्थल है? तो हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर अवस्थित है, पाकिस्तान में है हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, समाधि R37 नामक कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुआ? ये आप लोगों को बताना है। समाधि R37 नामक एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है आपको ये बताना है। तो ये प्राप्त हुआ है, एक मिनट, हाँ माफ़ी चाहूँगा, हाँ, तो समाधि R37 नामक कब्रिस्तान ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखेंगे, हड़प्पा में जो कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है उसको नाम दिया गया है समाधि R37। इसके अलावा यहाँ से एक और कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसको समाधि H नाम दिया गया है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु कालीन सर्वाधिक इंजॉय कहाँ से प्राप्त हुई? ये पता नहीं मैं क्या लिख रहा था, इंजॉय, इसका एक मिनट, सर्वाधिक मोहरे, ये मोहरे होना चाहिए था यहाँ पर। हाँ, सर्वाधिक मोहरे कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ध्यान रखेंगे, मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरे प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, इस सभ्यता के सभी नगरों में प्रवेश द्वार मुख्य सड़क के विपरीत दिशा में प्राप्त हुआ है। कौन सा नगर इसका अपवाद है? तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसमें जितने भी नगर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सभी नगरों में जो प्रवेश द्वार होता था वो मुख्य सड़क के विपरीत दिशा में खुलता था। मुख्य सड़क में नहीं खुलता था, अंदर जो छोटी गलियां होती थी उस तरफ खुलती थी। लेकिन एक ऐसा नगर है जहां पर घरों के जो दरवाजे हैं, खिड़कियों के दरवाजे हैं, वो मुख्य सड़क की ओर खुलता था। वह स्थल है लोथल। ध्यान रखेंगे। देखिए क्या था कि जो सिंधुवासी थे ना, वो उनका मानना ये था कि जो दरवाजे, खिड़कियों के दरवाजे अगर मुख्य सड़क की तरफ खुलेंगे तो वहाँ से जो है धूल, मिट्टी, शोर आएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो जो है दरवाजे गली की ओर बनाते थे, न कि मुख्य सड़क की ओर। लेकिन लोथल में ऐसा नहीं है। लोथल में जो है दरवाजे वगैरह मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अगला क्वेश्चन है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है? ये पंजाब में है। तो वहाँ पर जो है मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। वहीं अगर नव पाषाण काल या फिर पाषाण काल के संदर्भ में पूछा जाए तो एक स्थान है कश्मीर में बुर्ज होम, तो वहाँ पर जो है मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ये सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में पूछ रहा है। तो लोथल और रंगपुर, दो स्थानों का नाम आप लोगों को याद रखना है। लोथल जो कि एक बंदरगाह नगर है, और रंगपुर, इन दोनों स्थानों से चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो हड़प्पावासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो ये लोग जो है पीपल की पूजा करते थे। पीपल वृक्ष के चित्र जो है इनके जो सिक्के वगैरह में प्राप्त हुए हैं, तो पीपल वृक्ष की ये लोग पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुआ है जिसमें पीपल वृक्ष का चित्र उत्कीर्ण है। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया है? मतलब जो मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार प्राप्त हुआ है उसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है उस समय का, सिंधु घाटी सभ्यता के समय का। तो ये जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, जो कि उस समय पुरातत्व विभाग के प्रधान थे, तो उन्होंने ये कथन कहा है। ध्यान रखना, इस टाइप के कथन भी अक्सर पूछा जाता है। धौलावीरा पुरा स्थल की खोज किसने की थी? धौलावीरा जो कि गुजरात में है, तो इसकी खोज की थी R.S. विष्ट ने। ध्यान रखेंगे, R.S. विष्ट ने इसकी
खोज की थी धौलावीरा की, गुजरात में है और भारत में प्राप्त सबसे बड़ा पुरा स्थल इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि झूकर झांगर संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है। तो झूकर झांगर संस्कृति तो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ पर एक स्थान है चहुंदड़ो, चंदहुदड़ो या चहुंदड़ो करके एक स्थान है। तो वहाँ से जो है झूकर और झांकर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, चंदहुदड़ो से, चहुंदड़ो से। तो यहाँ से झूकर और झांकर ये दो अलग संस्कृति थी, इसके भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए चहुंदड़ो से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों का आकार क्या होता था। तो देखिए हड़प्पा वासी अपना जो भवन है, मकान है, वो ईंटों से तैयार करते थे। तो इनके ईंटों का आकार कितना होता था। तो 4:2:1 इसका वो होता था। देखिए ईंट किस प्रकार से होता है, तो ईंट जो है कुछ इस प्रकार का होता है, इस टाइप से होता है ईंट। तो जो लंबाई है वो 4 होता रहा होगा और जो इसकी जो चौड़ाई है वो 2 होता रहा होगा और जो हाइट है वो 1 होता रहा होगा, ऐसे आप लोग समझ सकते हो। तो 4:2:1 ईंटों का आकार होता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई समाज कैसा था। हड़प्पा का समाज कैसा था। तो मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि उस समय के जो पुरावशेष प्राप्त हुए, पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि जो हड़प्पा समाज है वो मात्र सत्तात्मक रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, पशुपति शिव के हिसाब से किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अच्छा, पशुपति शिव के साक्ष्य किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं, ये होना था इस मतलब इसका सही क्वेश्चन। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है पशुपति शिव का साक्ष्य, मतलब वहाँ से एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो पशुपति शिव के समान लगती है। अगला क्वेश्चन है, सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता के विनाश का क्या कारण बताया। तो सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण प्रशासनिक शिथिलता, मतलब कि प्रशासन में शिथिलता आ गई थी, जिससे प्रशासनिक अधिकारी इस पर अपना पकड़ बना पाना इनको मतलब मुश्किल हो गया होगा। माफ़ी चाहूँगा, मेरे आसपास कुछ तो गिरा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता के विनाश का कारण प्रशासनिक शिथिलता बताया है। ध्यान रखेंगे, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण बताए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में शवों की अंत्येष्टि संस्कार के कितने प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। शवों के अंत्येष्टि संस्कार के 3 प्रकार मिलते हैं। ध्यान रखेंगे 3 प्रकार मिलते हैं। तो 3 प्रकार क्या क्या थे। तो एक तो था पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण में, उसके बाद आंशिक समाधिकरण, उसके बाद दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण में क्या होता था, मिट्टी में गाड़ दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण में उसको जो है खुले स्थान पर छोड़ दिया जाता था, फिर उसको पशु पक्षी खा लेते थे, फिर जो अवशेष बचता था उसको फिर मिट्टी में गाड़ देते थे। तीसरा होता था दाह संस्कार, जिसमें अपना क्या कहते हैं बॉडी को जो है जला दिया जाता था। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के समाधान देखने को मिलते हैं। और हाँ, ध्यान रखेंगे 3 प्रकार के समाधान, मिट्टी में गाड़ देना या जंगल में छोड़ देना, बाद में उसको मिट्टी में दफनाना, उसके बाद फिर दाह संस्कार, 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। अगला है, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। आलमगीरपुर ये कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हो गंगा यमुना के दोआब पर स्थित है आलमगीरपुर। तो आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों से कितने क्वेश्चन बने, और किसी क्वेश्चन पर डाउट हो तो भी आप लोग लिख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।